नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट सेकंड में प्रोज एंड फिक्शन का जो फर्स्ट ऐसे हमने शुरू किया था बाय एडवर्ड वेरल लुकस थॉट्स। उसकी स्टोरी हमने शुरू की थी। जो एसेस्ट हैं वो बताते हैं कि ये जो स्टोरी है वो मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बताई थी। दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय अ फ्रेंड। तो उसके फ्रेंड को ऐसी उसके साथ घटना घटती है, ऐसा कुछ उसके साथ समथिंग हैपन्स टू हिम दैट ही स्टार्ट्स टू बिलीव दैट हिज लक हैज चेंज्ड। उसे लगता है कि मेरा जो लक है वो बदल गया है, अब शायद मैं एक बेहतर डीलर बन पाऊँगा। आगे जो स्टोरी है वो हम पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने पहला पैराग्राफ इसका पढ़ा था। इट हैपन दस, वो स्टोरी सुनाता है। इट हैपन्स दस, इस प्रकार से ये घटित हुआ। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ कैथेड्रल सिटी आई केम अपॉन अ पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स। मैं कैथेड्रल सिटी के पुरानी क्यूरियोसिटी शॉप जिनमें पुराना आइटम्स या फिर पॉन शॉप्स में घूम रहा था, तब मुझे ऐसा कुछ मिला, पोर्टफोलियो मिला ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स का एक मतलब इकट्ठा समूह में मिल गया। उनमें से अमंग विच वॉज वन दैट टू माई आई वुड हैव बीन अ पॉसिबल टर्नर। उनमें से एक जो है वो मेरी नज़र को ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि वो एक पॉसिबल टर्नर है। टर्नर जो है EWM टर्नर जो है वो एक 19th सेंचुरी के फेमस वाटर कलर ड्राइस्ट हुए हैं, ड्राइंग करने वाले हुए हैं, पेंटर हैं। और ख़ास करके उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो समुद्र में और उस प्रकार के समुद्र में आए हुए तूफ़ान और उस प्रकार की पेंटिंग्स वो ज़्यादा बनाते थे और उनकी पेंटिंग्स काफ़ी महंगी बिकती हैं। तो उसे लगा, ये जो लेखक हैं उन्हें लगता है, जो कहानी सुनाने वाले हैं उन्हें लगता है कि शायद ये टर्नर की पेंटिंग है। इवन इफ़ एन अर्लियर ऑनर हैड नॉट शेयर दैट ओपिनियन, हो सकता है उससे पहले वाला जो उसका मालिक था पेंटिंग का, उसे लगा हो कि ये टर्नर की नहीं है और उसने सस्ते में से बेच दिया हो। और होप एंड सेट द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशियल बीनेथ इट, और शायद उसे ना लगा हो और ना ही उसने इसके नीचे कोई इनिशियल डाले हों, EWM टर्नर या फिर इस प्रकार से। सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर, अक्सर क्या है वो आगे पीछे करके गलत प्रकार से डाल दिए जाते हैं। अक्सर ये होता है कि कोई समझता है कि ये पेंटिंग ओरिजिनल हो सकती है तो वो उस पेंटर के नाम नीचे लिख देता है और कई बार वो गलत भी लिख देते हैं, फिर वो पेंटिंग खरीदते हैं। हाउ मच इज़ दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली। मैंने ऐसे पूछा जैसे कि मुझे परवाह ना हो, स्कॉर्नफुली मैंने कहा हाउ मच इज़ दिस। वेल सेड द डीलर, डीलर ने कहा इफ़ इट वर जेन्युइन टर्नर, अगर ये रियल टर्नर की पेंटिंग होती, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, इसका कुछ भी मूल्य हो सकता था, बहुत महंगी होती। बट लेट्स से 10 शिलिंग, लेकिन अब पक्का नहीं है कि ये जेन्युइन नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि 10 शिलिंग इसका मूल्य है। यू कैन हैव इट फॉर दैट बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट, कि अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो 10 शिलिंग में इसे ख़रीद सकते हैं, और अगर आप नहीं ख़रीदते तो मुझे इसकी भी कोई आई डोंट माइंड दैट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंडन, बिकॉज द डीलर वॉज गोइंग टू लंडन नेक्स्ट week and should take it, and he would have taken it to some expert and get a second opinion। तो वो एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए किसी एक्सपर्ट के पास ले जाता पेंटिंग को, उसे दिखा के पूछता कि क्या ये असली है या नकली है। आई पॉन्डर्ड, जो कहानी सुनाने वाला वो कहता है कि मैंने थोड़ी देर इसके ऊपर विचार किया। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, उसने और भी कह दिया मुझे गारंटी नहीं है कि ये असली है या नहीं। ये बात पहले ही आप सुन लो कि मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कि ये असली है या नहीं है। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, मैंने उसे 10 शिलिंग्स दे दिए। बाय वट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड अ परचेजेस फॉर द ड्राइंग एट 50 पाउंड्स। तो किस अविश्वसनीय तरीके से मैंने उस पेंटिंग को टर्नर की साबित किया, और कैसे मैंने उसके लिए एक परचेजर ढूंढ लिया जिसको मैंने उसे 50 पाउंड्स, लगभग मतलब उससे 100 गुना ज़्यादा रेट में उसे मैंने बेच दिया। 50 पाउंड्स, देयर इज़ नो नीड टू टेल, ये बताने की आवश्यकता नहीं है फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव, क्योंकि इस कहानी का उद्देश्य ये नहीं है कि मैंने उसे बेचा कैसे, बल्कि इसका उद्देश्य रिसाइड्स नॉट इन द बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स के साथ सौदा करने में नहीं है। इसका जो मुख्य कहानी का उद्देश्य है, बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, अपनी खुद की आत्मा के साथ जो मैंने सौदेबाजी की, खुद की आत्मा के साथ जो मैंने मोल भाव किया, वो बताना इस कहानी का उद्देश्य है। इसलिए वो सीधा ही आगे बताते हैं कि मैंने उसे 50 पाउंड में बेच दिया, और उसके बाद जो हुआ वो कहानी का मुख्य पार्ट है। द एस्टोनिशिंग फैक्ट remains that I achieved a profit of 49 pounds 10 and was duly elated। कि मुख्य बात यह है कि मैंने
49 पाउंड और 10 जो शीलिंग है या 10 वो एक्स्ट्रा है, वो मैंने इतना उसके ऊपर लाभ कमा लिया। एंड वाज ट्यूली इलेटेड, और बहुत खुश था। आई दैन बिगेन टू थिंक, तब मैं ये सोचने लगा। क्या सोचने लगा? उसकी फर्स्ट थॉट्स जो हैं, द डीलर सो माई थॉट्स रैन, जो डीलर इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, कैथेड्रल वेस्ट डोर पश्चिमी डोर के पास जो उस छोटी दुकान में डीलर था जिससे मैंने ये पेंटिंग खरीदी थी, उसका ही ओट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उसका भी थोड़ा हक तो बनता है इस लाभ में, उसे भी थोड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, मेरे साथ उसने बहुत अच्छा बिहेव किया। एंड आई ओट टू बिहेव वेल टू हिम, और मुझे भी उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, उसे आधा दे देना ही अच्छा होगा, मैं उसे आधा लाभ उसे दे दूं तो अच्छी बात होगी। देयर अपॉन आई सेट डाउन एंड रोट अ लिटिल नोट सेइंग दैट ही the potential Turner painting drawing which no doubt he recollected had turned out to be authentic। मैंने उसे कहा कि उस लेटर में मैंने लिखा कि वो जो पोटेंशियल टर्नर पेंटिंग यानी कि ड्राइंग, जो पोटेंशियल यानी कि जिसमें क्षमता थी कि वो रियल हो सकती है या नहीं हो सकती, दैट विच नो डाउट ही रिकलेक्ट मीन्स ही रिमेंबर, जो कि उसे याद ही होगी, हैड टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक, वो असली टर्न आउट टू बी मतलब वो असली निकली है, वो असली पेंटिंग थी। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं लाभ का आधा हिस्सा उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। एज आई कंसिडर दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, क्योंकि मुझे लगा कि यही एक न्यायपूर्ण और डिसेंट, एक अच्छा भद्र व्यवहार होगा। हैविंग नो स्टैम्प्स, लेकिन मेरे पास कोई स्टैम्प्स नहीं थे उस टाइम, कोई डाक टिकट नहीं थे। द आवर बीइंग लेट, और शाम का काफ़ी रात का समय हो गया था। एंड आई डिड नॉट पोस्ट दिस, और मैंने उस डाक को पोस्ट नहीं किया, डाक को मतलब भेजा नहीं। एंड वेंट टू बेड, और सोने चला गया। एट अबाउट 3:30 AM, सुबह 3:30 बजे लगभग, आई वॉक अप वाइडली अप, मैंने मतलब मेरी नींद खुल गई, वाइडली अप मैं नींद से जाग गया। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, और जैसा कि कस्टम है, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर्स, अक्सर ऐसा होता है मेरी नींद खुल जाती है और मैं अपने जीवन की गलतियों के ऊपर उन्हें रिव्यू करने लगता हूँ, उनके बारे में विचार करने लगता हूँ। विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, और वो जो हैं आर इन नो डेंजर, जिन्हें कोई ख़तरा नहीं है अकेलेपन से, अकेलेपन का खतरा भोगने का कोई डर उन्हें नहीं है। ऐसा मैं करने लगता हूँ, अपने जीवन के एरर्स को मतलब रिव्यू करने लगता हूँ रात को उठकर। फ्रॉम दीज आई रीच्ड, उन एरर्स के बारे में विचार करते करते, बाय वे ऑफ मिटिगेशन के ज़रिए मैं इस बात पे पहुंचा, माई रीसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ सफरिंग। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, जैसे किसी को दर्द होता है तो उसे पेन किलर दिए जाते हैं तो वो मिटिगेशन इफ़ेक्ट देते हैं। तो इस प्रकार मिटिगेटेड करते हुए, बाय वे ऑफ मिटिगेशन, अपने आप को कमतर आंकते हुए, अपनी गलतियों पे विचार करते हुए, माई रीसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ सफरिंग, मेरी जो सक्सेसफुल पीस ऑफ सफरिंग यहाँ है मोल भाव करके, जो मैंने अभी जो लाभ कमाया था, सक्सेसफुल पीस ऑफ जो सफल भाव मतलब सफलता मैंने हासिल की थी उस डील में, उस तक मैं पहुँचा। फिर मेरे मन में क्या ख्याल आया, एंड आई पुट द लेटर टू डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। वो जो लेटर मैंने उस डीलर के लिए लिखा था कि मैं आधा हिस्सा उसे दे दूँगा, उसके बारे में मैं दोबारा से सोचने लगा। वाई सो माई थाट्स रैन गिव हिम हाफ, मैं सोचने लगा कि उसे आधा पैसा क्यों दूं। सो माई थॉट्स रैन, इस प्रकार से अब उसके मन में सेकंड थॉट्स आने लगी। टाइटल है थर्ड थॉट्स, सेकंड थॉट्स, पहले थॉट आई कि मैं आधा हिस्सा उसे दे दूं क्योंकि मुझे सस्ते में मिल गई थी वो पेंटिंग और मैंने उससे अच्छा पैसा कमा लिया। अब वो सेकंड थॉट्स आने लगी हैं कि गिव हिम हाफ, वाई गिव हिम हाफ, उसे आधा क्यों दूँ। वाई बी किजोटिक, किजोक की जो है वो डॉन किजोक से बना है, जो करवेंटस का एक मतलब पिक्चरेस्क नावल है, पिकारेस्क नावल जिसे बोलते हैं, जिसमें सीरीज़ वाइज कुछ घटनाएं सुनाई जाती है। उसका मुख्य कैरेक्टर है डॉन किजोक। तो डॉन किजोक बहुत ही आइडियलिस्ट है, आदर्शवादी कैरेक्टर है, जो ऐसा बिहेव करता है जैसा रियल दुनिया में नहीं करना चाहिए। तो ये एक प्रकार से कहावत के रूप में उसे इस्तेमाल करता है कि मैं किजोक की तरह क्यों बिहेव करूं।
दिस इज़ नो वर्ल्ड फॉर किसोट्री, ये जो दुनिया है इस प्रकार से उदारता की दुनिया नहीं है, आदर्शवादी बनने की दुनिया नहीं है। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नॉट हिज, ये मेरी नज़र थी जिसने देखा कि वो जो पेंटिंग है वो उसमें क्षमता है या वो जो पेंटिंग है वो रियल है या नहीं है। उसने तो नहीं देखा ना, ही हैड इंडीड फेल्ड, वो तो उल्टा हार गया था, वो जो डीलर है वो तो उल्टा हार गया था कि असली नकली की पहचान नहीं कर पाया। डिड नॉट नो हिज ऑन बिजनेस, और उसे अपने खुद के बिजनेस का भी नहीं पता था। वाई पुट अ प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड उसकी अयोग्यता के ऊपर उसे इनाम क्या देना कि वो अयोग्य है। एक डीलर के रूप में उसे यही नहीं पता चला कि उसके यहाँ जो पेंटिंग पड़ी है वो असली है या नकली है, तो उसकी इनएप्टीट्यूड के ऊपर प्रीमियम उसे और लाभ क्या देना। नो, अ प्रेजेंट ऑफ से 10 पाउंड्स एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस, तब वो सोचते हैं कि आधा देने की बजाय अगर मैं उसे 10 पाउंड दे दूं तो ये तो जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा बढ़िया होगा, इतना काफ़ी है। पहले वो आधा देने का सोचता है, फिर वो सोचता है कि मैं उसे 10 पाउंड ही दे देता हूँ। Sleep still refusing to oblige me, he could not sleep even after that. I took a book of short stories and read one, और उसके बाद उसने एक शॉर्ट स्टोरी की बुक उठाई and started to read one. Then I closed my eyes again, then he fell asleep again and again began to think about the dealer, and again he started to think about the dealer. वाई सो माई थाट्स रैन, फिर मेरे विचार फिर चलने लगे, फिर सोचने लगा मैं, सेंड इन 10 पाउंड्स, क्यों उसे 10 पाउंड क्यों दूँ, उससे भी कम देना चाहिए। इट विल ओनली गिव हिम अ रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर, इससे तो वो क्या है अपने ग्राहकों के बारे में गलत प्रकार से सोचने लगेगा और अपने ग्राहकों से उम्मीद करने लगेगा। नन अदर ऑफ हुम वुड बी सो फेयर, और कोई ग्राहक इतना भला नहीं होगा मेरे जितना, सो स्पोर्टिंग, और इतना मतलब खुले दिल का भी नहीं होगा कि उसे ऐसे पैसे दे जाए एज आई, जितना कि मैं हूँ। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे, वो तो सोचेगा कि रोज़ ही ऐसे लेटर आएँ, लोग अपने लाभ में से मुझे हिस्सा दें। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और जब नहीं आएंगे तो वो निराश होगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स अ मिजरेबल क्रिएचर, तो फिर तो वो क्या है और भी ज़्यादा एम्बिटर्ड हो जाएगा। जब वो निराश होगा तो उसके मन में कड़वे एहसास आएंगे। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स, उसके आंसू आएंगे, आंसुओं की घाटी में वो उतर जाएगा। टीयर्स अ मिजरेबल क्रीचर, और मिजरेबल दुख लेने वाला, दुखी क्रीचर बन जाएगा वो, तो उसका बुरा ही होगा, मेरे इस इनाम से भला नहीं होगा। ही लुक्ड अ नाइस ओल्ड मैन टू, वो एक अच्छा बूढ़ा आदमी नज़र आ रहा था। अ पिटी ने अ क्राइम, ये तो मतलब पिटी नहीं होगी बल्कि ने अ क्राइम, बल्कि एक क्राइम होगा टू इंजर सच नेचर, ऐसे भले आदमी को इस प्रकार से दुखी करना तो एक प्रकार से क्राइम होगा। यानी कि वो पैसा देना नहीं चाहता, बस उसके मन में विचार आ रहे, अपने पैसा ना देने की जो सोच है उसे जस्टिफाई करने के लिए वो बहाने बना रहा है अपने ही आत्मा से, खुद से ही। नो, 10 पाउंड्स इज़ अपसर्ड, 10 पाउंड तो बहुत ही बकवास है, बहुत ज़्यादा है। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 पाउंड काफ़ी होंगे। 10 वुड पुट हिम अबाउ हिमसेल्फ, 10 तो उसे बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा देंगे, अबाउ हिमसेल्फ, खुद से ऊंचा कर देंगे। वाइल आई वॉज ड्रेसिंग नेक्स्ट मॉर्निंग, वो कहता है नरेटर कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं कपड़े पहन रहा था, ड्रेसिंग मतलब तैयार हो रहा था, आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, मेरे मन में डीलर के बारे में फिर विचार आया। यानी कि उसके मन में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे थॉट्स आ ही रहे हैं। वाई शुड आई, सो माई थॉट्स रैन, मेरे विचार चले कि मुझे उसे क्यों। डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉट ऑफ अ फाइनेंशियल कूप, कोई सफलता हासिल की मैंने ज़िंदगी में लगभग पहली ही बार डायरेक्टली कोई पैसे की या मतलब इस प्रकार से आर्थिक रूप से कोई सफलता हासिल की थी। स्पॉइल इट बाय गिविंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, और अपने जो प्रॉफिट है उसका एक लार्ज पार्ट देकर मुझे ऐसा प्रॉफिट दे के उसे मैं ख़राब क्यों करूं, अपनी सफलता को ख़राब क्यों करूं बाय गिविंग अवे अ बिग पार्ट ऑफ माई प्रॉफिट अवे। वॉज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ गॉडेस ऑफ बिजनेस, क्या ये तो बिज़नेस की जो देवी है, व्यापार की देवी है या लक्ष्मी देवी है या जो भी है, उसके मतलब उससे फ्लाइंग इन द फेस, उससे झगड़ा करने वाली बात नहीं है कि मेरे ऊपर जो देवी है वो मेहरबान हुई है और मैं उसी से उल्टा झगड़ा करूं, पैसा आए हुए जैसे अपने बोलते हैं आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मारने वाली बात करने, ऐसा हो जाएगा। हुएवर शी में भी, चाहे वो कोई भी हो, गॉडेस ऑफ बिजनेस कोई भी हो, ये तो उसके साथ झगड़ा करने वाली बात है। वाज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी, क्या ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी उस देवी को नाराज़ कर लूं और उल्टा वो मुझे डिसरिगार्ड करने लगे। ओनली अ डे और सो आफ्टर वी हैड
एट लास्ट गोट ऑन टर्म्स। एक दिन पहले या एक दिन के आसपास पहले ही लक्ष्मी माता मेरे पे प्रसन्न हुई और दूसरे ही दिन मैं उसे नाराज़ कर लूँ। देयर इज़ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉर्न। एक औरत जिसे नाराज़ किया गया हो उसके जैसा भयानक फ्यूरी, उसके जैसा मतलब उसके जैसा गुस्सा और किसी का नहीं है। ये जो देयर इज़ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉर्न, ये शेक्सपियर की लाइन है, वहाँ से ली गई है कि एक औरत, सताई हुई औरत से भयानक नर्क भी कोई नहीं है। हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉर्न, मेन जो लाइन है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, ये तो मेरा अंत होगा। अगर मैं पैसे की देवी लक्ष्मी को नाराज़ कर लेता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फूलिश इम्पल्सिव थिंग्स। शहर के जो मैग्नेट्स हैं, जो अमीर लोग हैं, वो सक्सेसफुल इसीलिए है, प्रोबेबली शायद इसीलिए, जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फूलिश थिंग्स, जस्ट इसीलिए बिकॉज दे डोंट डू दीज फूलिश इम्पल्सिव थिंग्स। वो इस प्रकार की फूलिश, बेवकूफ़ी भरी, इम्पल्सिव जो होती है, जो मतलब आप एकदम से आपके मन में कोई विचार आए और आप कुछ करने लगो इम्पल्स के आधार पे, बिना सोचे विचारे, उस प्रकार की मतलब क्रियाएं वो नहीं करते, फूलिश एक्शन नहीं लेते, इसीलिए वो सफल हैं। इम्पल्स इज़ द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज़म। इम्पल्स पे काम करना, अपनी एकदम से आई हुई इच्छा के ऊपर काम करना, मैग्नेटिज़म अमीरी का नेगेशन है, उसे नील करने जैसा है, नेगेटिव करने जैसा है। इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट speculator, so my thoughts continued, I must control my feelings। अगर मुझे इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर, अगर मुझे अपने लिए एक बड़ा नाम कमाना है, एक फ़िगर बनानी है खुद की, इन द न्यू रोल, इस नए रोल में, ऑफ फाइन आर्ट स्पेक्यूलेटर, जो आर्ट है, जो पेंटिंग्स वगैरह है, जो कला के नमूने हैं, उसका एक बढ़िया स्पेक्यूलेटर बनना है, उसका एक मतलब पारखी बनना है और पैसा कमाना है, एक बड़ा नाम कमाना है, तो मुझे इस प्रकार के आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, इस प्रकार के जो जज्बात हैं, आई मस्ट कंट्रोल माई इमोशंस, दिस टाइप ऑफ इमोशंस। नो 5 पाउंड्स इज़ अपसर्ड, 5 पाउंड भी बेहुदा है, 5 पाउंड भी ज़्यादा हैं। वो धीरे धीरे कम कर रहा है, 25 पाउंड से 10 पे आया था, 10 से 5 पाउंड पे आया था। अ डूसर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस। डूसर इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट के लिए आता है, 1 पाउंड का बहुत छोटा हिस्सा। यहाँ वो कह रहा है, ये फ्रेंच वर्ड है जो आजकल यूज़ नहीं होता है, इसे डूसे भी बोलते हैं, डूसे। तो डूसे ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, थोड़ी सी अगर मैं मात्रा उसे दे दूँ, इसी से उसे लगेगा कि चलो एक बड़े आदमी ने मुझे अपने लाभ में से कुछ इनाम दिया है। इट विल नथिंग टू मी, मेरे लिए ये कुछ नहीं होगा, मेरा इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा थोड़ा सा पैसा देने से। और एट एनी रेट नथिंग सीरियस, और ना ही ज़्यादा सीरियस होगा, बट अ गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम अ क्लियर स्काई टू द डीलर। लेकिन उसके लिए तो मतलब जैसे स्वर्ग से गिरा हुआ गिफ्ट की तरह होगा उस डीलर के लिए, फ्रॉम द क्लियर स्काई, विदाउट हावेवर डूइंग हिम एनी हार्म, और ना ही उसकी इच्छाएँ बढ़ा देगा, ना ही उसे कोई और नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए थोड़ा सा पैसा, 1 पाउंड का कुछ हिस्सा देना सही रहेगा। अ पाउंड विल बी एम्पल अकम्पनीड बाय अ ब्रीफ नोट, कि 1 पाउंड जो है काफ़ी रहेगा। डूसे ऑफ 1 पाउंड, यहाँ अ पाउंड विल बी एम्पल लिख रखा है, काफ़ी रहेगा। अकम्पनीड बाय अ ब्रीफ नोट, एक छोटा सा नोट मैं साथ में लगा दूंगा। The note was to effect that I had sold the drawing at a profit which enabled me to make him a present, because it was an old and perhaps odd belief of mine that one should do this kind of thing, good luck should be shared। कि नोट पे मैं ये लिखूँगा, द नोट वाज टू द इफ़ेक्ट, इस इफ़ेक्ट में वो नोट लिखा जाएगा, दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट अ प्रॉफिट, मैंने वो ड्राइंग एक लाभ पे बेची है, विच इनेबल्ड मी टू मेक हिम अ प्रेजेंट, जिससे कि मैं इस लायक बन पाया कि मैं उसे थोड़ा सा गिफ्ट दे दूँ। बिकॉज इट वॉज़ एन ओल्ड, क्यों दे दूँ, क्योंकि ये एक पुरानी, परहैप्स ओल्ड, शायद थोड़ी अजीब सी, बिलीफ ऑफ माइंड, मेरी एक विचार है या मेरा ये मन में एक विश्वास है कि जब भी आदमी के पास गुड लक हो उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, गुड लक शुड बी शेयर्ड, गुड लक शुड बी शेयर्ड विद अदर्स। आई हैड द एनवलप इन माई पॉकेट, एनवलप मेरी पॉकेट में ही था, containing the note and the check when I reached the club for lunch।
और उसके बाद वो नोट और एक नोट एंड चेक जो था 1 पाउंड का या जो भी है, व्हेन आई रीच द क्लब फॉर लंच करने के लिए वो क्लब पहुँचे, तैयार तो हो ही रहे थे। एंड दैट आफ्टरनून आई प्लेड ब्रिज एक प्रकार का गेम, जुआ कह लो। सो डिजास्ट्रसली, इतना बुरे प्रकार से मैं खेला कि मैं अपना पैसा भी हार गया। दैट आई वॉज ग्लैड आई हैड नॉट पोस्टेड इट, मुझे खुशी हुई कि मैंने उसे पोस्ट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं कर देता तो मेरा चेक वो बाउंस हो जाता, क्योंकि मेरे पास वो पैसा नहीं था। यानी कि उसने जुए में वो आखिरकार वो पैसा लौटा दिया। तो यहाँ पे उसकी मानसिकता नज़र आती है। एक टाइम वो 25 पाउंड्स देना चाहता है, फिर वो 10 पाउंड पे आ जाता है, फिर 5 पाउंड्स पे आ जाता है, फिर 1 पाउंड पे आ जाता है, लेकिन वो नहीं देता। और जो पैसा उसने इस प्रकार से कमाया था वो उससे जुए में लुटा देता है। सो डिजास्ट्रसली तो आप भयानक रूप से, या डिजास्ट्रस जो जिसका अंजाम विनाशक रूप से। आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रैन, आखिर में उसके जो लास्ट थॉट है वो ये है, बार बार वो कहता है सो माई थॉट्स रैन। इसका मतलब उसके विचार इस प्रकार से चलते रहे। आखिर में वो विचार क्या लेता है, आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रैन एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप, आखिर में वो उस लिफाफे को फाड़ देता है, एंड कंटेंट्स, उसमें जो चेक है उसे भी फाड़ देता है। सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, ये जो लेना देना सौदा है, इस प्रकार की सौदेबाजी है, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ये तो चलता रहता है। बाइंग एंड सेलिंग आर परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, डीलर और कस्टमर के बीच ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है कि डीलर बेचने वाला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मांगे, देने वाला जो है वो कम से कम दे, उसके बाद उनके बीच कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बाद कोई इनाम, कोई इस प्रकार से आभार व्यक्त करने का कुछ नहीं होना चाहिए। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट, डीलर जो है वो उतने से ज़्यादा मांगता है जितना कि वो एक्सटॉर्ट कर सके, निकाल सके कस्टमर से। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन वट एवर टू द डीलर, और कस्टमर ने जब वो पैसा दे दिया जितना मांगा था उसने ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद है इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन, अब वो किसी भी प्रकार से ऑब्लाइज नहीं है वट एवर टू द डीलर के प्रति अब उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता। उसने पैसा दे दिया, चाहे उसने 1 रुपये में ख़रीदा, चाहे उसने 10 शिलिंग में ख़रीदा, चाहे 1 पाउंड में, चाहे 50 पाउंड में, एक बार जब उसने दे दिया तब उसके और डीलर के बीच अब कुछ नहीं रह जाता। आखिर में वो लिखते हैं द इंसिडेंट इज़ क्लोज। तो ये था फर्स्ट ऐसे, एक बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी थी बाय ईवी लुकस, जिसको स्टोरी के रूप में ऐसे था जो एक सोशल स्टायर है ऑन द ह्यूमन नेचर, कि जब भी पैसे का मामला आता है, व्हेनेवर इट कम्स टू द मैटर ऑफ मनी, आवर ह्यूमन वैल्यूज़, आवर प्रिंसिपल्स एंड आवर कल्चरल वैल्यूज़, दे ऑल आर शेकन अवे, दे आर ऑल पुट असाइड, कि जब भी पैसे की बात आती है हम अपने नैतिक मूल्य, अपने सिद्धांत, अपना सब कुछ है वो उस प्रकार की चीज़ों को एक तरफ कर देते हैं, चाहे एक ही बार में ना करें, चाहे खुद को कन्विंस करके धीरे धीरे करें। यहाँ भी थर्ड थॉट्स का जो टाइटल के अनुसार ऐसे इसी प्रकार से है कि पहला विचार उसका है कि मैं अपना जो लाभ इतना उसने कमाया उसे शेयर करूं, लेकिन बाद में उसके विचार बदलते रहते हैं और आखिरकार वो एक भी पैसा, एक भी पाई जो है वो उस डीलर को इनाम के रूप में नहीं देता। जो पैसा उसने इतना ज़्यादा कमाया था वो उसे जुए में लुटा देता है। तो ये ईवी लुकस का ऐसे है, बहुत सिंपल है, ह्यूमरस है, कुछ सेंटेंसेस लंबे हैं, लेकिन आप इसे पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि इसे समझ नहीं आ रहा तो आप सवाल कर सकते हैं, इसे पढ़ने का प्रयास करें। अच्छे शब्द हैं इसमें, और एक फाइन जिसे बोलते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज है, जैसे कोई व्यक्ति कहानी सुना रहा है, एक व्यक्ति दूसरे को कहानी सुना रहा है, इसमें इनफॉर्मल वर्ड्स भी हैं, उसी प्रकार से एक आम भाषा कोलोकियल लैंग्वेज में इसे सुनाया गया है। और बहुत ही ख़ास करके जो पैरेंथेसिस हैं, जो ब्रैकेट्स में लिखी गई लाइनें हैं, वो काफ़ी मायने रखती हैं, क्योंकि वैसे तो ये सब उसके मन में चल रहा है और मन के बीच में सो माई थॉट्स रैन, बार बार कई जगह पे उसने लिखा है ब्रैकेट्स लगा के सो माई थॉट्स रैन, इस प्रकार से सो माई थॉट्स रैन, बार बार इसी लाइन को उसने रिपीट किया है, तो उसके विचार बार बार क्या चलते रहते हैं। लास्ट में सो माई थॉट्स रैन एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप एंड कंटेंट्स, इस प्रकार से हम देखते हैं उसके विचार जो है वो बार बार बदलते रहते हैं, और आखिरकार वो डिसीज़न लेता है कि डीलर को
कोई पैसा कस्टमर को देना नहीं बनता ही नहीं है। पहले वो कह रहा है कि देना चाहिए, आखिर में वो खुद को ये बता देता है कि ये बनता ही नहीं है देना। तो इस प्रकार से बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, इसे पढ़ने का प्रयास करें। इसका टेक्स्ट मैंने पहले ही शेयर किया था। आप इसके अंदर अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।